मारी बहू लड़कों से कम नहीं। सुमित्रा अपने बड़े बेटे आनंद, छोटे बेटे नील और बड़ी बहू कविता के साथ रहा करती थी। सुमित्रा की बड़ी बहू कविता बहुत ही तेज और चालाक थी। जब से कविता बहू बनकर आई थी, मानो तब से पूरा घर उसी के हिसाब से चल रहा था। छोटा बेटा नील बहुत भोला भाला था, इसलिए सुमित्रा को हमेशा अपने छोटे बेटे की चिंता सताती थी कि कहीं किसी दिन उसके भाई भाभी उसे लूट कर ना खा जाए। ऐसे ही एक दिन, भाभी 2 रोटी देना। माफ़ करना देवर जी, पर अब आपको रोटी नहीं मिलेगी क्योंकि 15 तारीख हो चुकी है। अब तक आपने अपनी सैलरी मेरे हाथों में नहीं दी, और आपको याद है ना कि हर महीने आपको अपनी कमाई का 50% मुझे देना होता है। मुझे सब याद है भाभी, पर अब तक सैलरी ही नहीं मिली। बड़ी बहू, मैं तेरी सारी चालाकियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू मेरे बेटे के भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? भला मैं क्यों देवर जी के भोलेपन का फ़ायदा उठाऊंगी? देवर जी, अब आप ही बताइए, अकेले आपके भैया क्या क्या करेंगे? और आपने ही तो अपने भैया से कहा था ना कि आपकी हर चीज़ पर उनका बराबरी का अधिकार है। पर मेरे बेटे ने कभी यह नहीं कहा था कि खाने पर भी उसके भाई का अधिकार है। अगर वो सैलरी नहीं देगा तो क्या तू उसे पेट पर खाना भी नहीं देगी? भूल मत बहू, तेरे ससुर मरते हुए सब कुछ दोनों भाइयों में बराबर बांट कर गए हैं। इसी बात का तो दुख है। माँ जी, आपको क्या लगता है मैं देवर जी का हिस्सा खा रही हूँ? अगर ऐसा है तो मैं आज ही आनंद जी के साथ ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। हाँ। इस तरह से कविता रोने का नाटक करने लगती है। उसे रोता देख नील से रहा नहीं जाता और वो कहता है, माँ तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? वैसे भी अब मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर चुका है। चलता हूँ भाभी। इस तरह से नील ऑफिस के लिए निकल जाता है। बहू की चालाकी देखकर सुमित्रा की चिंता बढ़ने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन सुमित्रा मार्केट सब्जी लेने जाती है, जहाँ उसकी नज़र पूर्वी नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जो अकेले ही सिलेंडर लेकर अपने घर जाती है और सिलेंडर रखकर तुरंत बाहर आती है और गरीबों की मदद करने लगती है। ये देखकर सुमित्रा मन ही मन बोलती है, ये लड़की ठीक वैसी ही है जैसी मुझे अपने नील के लिए चाहिए। अब यह लड़की बनेगी मेरे घर की छोटी बहू। इस तरह से अब बहुत जल्द सुमित्रा अपने छोटे बेटे नील की शादी पूर्वी से करवा देती है। पूर्वी एक समझदार और होशियार लड़की थी, इसलिए जब से पूर्वी घर में आई तब से कविता की सारी चालाकियाँ धरी की धरी रह जाती है। ऐसे ही एक दिन नील सैलरी लेकर आता है और अपनी सैलरी का 50% हिस्सा लेकर अपनी भाभी के पास जाने लगता है। ये देखकर पूर्वी कहती है, नील जी, ये क्या, आपने अपनी सैलरी का 50% माँ जी को दे दिया और 50% जेठानी जी को देने जा रहे हैं। आपने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं। हाँ पूर्वी, क्योंकि पिताजी ने जाने से पहले इस घर की जिम्मेदारी मुझे और भैया को सौंपी थी। भैया अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हमेशा मैं ही कमज़ोर पड़ जाता हूँ, बस इसीलिए मैं अपनी कमाई का 50% हर महीने भाभी को दे देता हूँ, ताकि वो घर की देखरेख और माँ की देखभाल अच्छे से कर सके। इतना बोलकर नील वहाँ से चला जाता है, परंतु ये सब कुछ सुमित्रा देख लेती है और नील के जाते ही सुमित्रा पूर्वी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, नील बहुत भोला और मासूम है। वो अपने भैया भाभी की चालाकियों से अनजान है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो तेरे जेठ जेठानी एक दिन तुम्हें लूट कर खा जाएंगे। अगर ऐसा है माँ जी, तो अब जेठानी जी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। अब वो नील जी को और बेवकूफ़ नहीं बना सकती। इतना बोलकर पूर्वी और सुमित्रा कविता के पास जाते हैं, जहाँ कविता नील की सैलरी लेकर बड़े मज़े से गिन रही थी। कविता पैसे गिन रही होती है कि तभी पूर्वी आकर उसके हाथ से पैसे छीन लेती है और कविता से कहती है, माफ़ करना जेठानी जी, पर इस घर में हर चीज़ पर हम दोनों का बराबर हक है, और ये सैलरी तो मेरे पति की है, तो इस पर तो पूरा अधिकार मेरा है। शायद तुम्हें कुछ पता नहीं है पूर्वी। देवर जी, आपने अपनी धर्मपत्नी को कुछ बताया नहीं है क्या? मुझे सब पता चल चुका है जेठानी जी, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। और वैसे भी जब घर की हर चीज़ पर दोनों भाई का बराबर का अधिकार है, तो हर चीज़ नील ही क्यों करे? जेठ जी भी तो अपनी सैलरी का 50% देंगे ना। और अब से नील जी आपको अपनी सैलरी का 1% नहीं देंगे। अब से नील और जेठ जी दोनों अपनी सैलरी का 50% माँ जी के हाथ में देंगे। क्यों नील जी, मैं सही कह रही हूँ ना?
इस तरह से पूर्वी अपनी पति की सैलरी का 50% और साथ में अपने जेठ जी की सैलरी का भी 50% अपनी सास के हाथ में थमा देती है। ये देखकर सुमित्रा को बहुत खुशी होती है और वो मन ही मन कहती है, मेरी बहू किसी लड़कों से कम नहीं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु पूर्वी देखती है कि कविता घर का कोई काम नहीं कर रही। घर का सारा काम सासू माँ ही कर रही है और इसलिए रात के खाने के टेबल पर पूर्वी कविता को खाने के लिए कुछ नहीं देती। ये देखकर कविता भड़क जाती है और कहती है, पूर्वी, ये क्या बदतमीजी है? घर में सबके लिए खाना बना है सिवाय मेरे और आनंद जी को छोड़कर। जेठानी जी, लगता है आप कुछ भूल रही हैं। शायद आपको याद नहीं है, आपने खुद कहा था कि घर में जो काम करेगा उसी को खाने को मिलेगा। इसीलिए तो नील जी भी मेरे आने से पहले अपना सारा काम खुद करते थे। और बेचारी माँ जी, वो तो अब तक घर का काम कर रही है। बस एक आप ही है इस घर में जो मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। क्या कहा तुमने? जेठानी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि जेठ जी ने अब काम छोड़ दिया है। वो तो अपनी सैलरी का 1% में नहीं देते। पूरा घर अकेले नील जी ने ही संभाल रखा है। तो ऐसे में आपके हिस्से का खाना तो नहीं बन सकता ना। याद है ना आपको, जब एक बार नील जी को सैलरी लेट मिली थी तो आपने उन्हें 2 रोटी कम दी थी। पूर्वी की बात सुनकर कविता अंदर ही अंदर जल उठती है। अब पूर्वी की बढ़ती मनमानी देखकर कविता और आनंद से रहा नहीं जाता और एक दिन कविता आनंद से कहती है, हमें इस पूर्वी का कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूर्वी एक दिन हमें इस घर से उठाकर फेंक देगी और इसे पता चल जाएगा कि मरने से पहले बाबूजी ने सारी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के नाम नहीं बल्कि नील और उसकी बीवी के नाम की है। कविता, तुम चिंता मत करो, मैंने वकील से बात कर ली है और प्रॉपर्टी के कागजात भी बनवा लिए हैं। अब बहुत जल्द मैं नील को अपनी बातों में फंसा लूँगा और उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करा लूँगा और साइन होते ही दोनों पति पत्नी को हम घर से धक्के मार कर निकाल लेंगे। आनंद और कविता पूर्वी और नील को घर से निकालने का प्लान बना लेते हैं, परंतु उसकी सारी बातें पूर्वी सुन लेती है और जब आनंद प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर नील के पास जाता है और उसे साइन करवाने लगता है, तभी पूर्वी भी वहाँ आ जाती है और प्रॉपर्टी के पेपर उठाकर कहती है, अरे ये कैसे दस्तावेज है? अब जेठ जी ने बनाए हैं तो कुछ काम के ही पेपर होंगे। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना एक बार इन पेपर को पढ़ लिया जाए अपने दिल की तसल्ली के लिए। क्यों जेठ जी? हाँ, क्यों नहीं। आनंद के बोलते ही पूर्वी प्रॉपर्टी के पेपर पढ़ने लगती है और अचानक से उन पेपर्स को फाड़ देती है और अपने मोबाइल में आनंद कविता का काला चिट्ठा नील के सामने रख देती है। अब नील को अपने भैया भाभी का असली रूप नजर आता है और इस तरह से पूर्वी अपने जेठ जेठानी को मजा चखाती है। जब आनंद और कविता खुद को रोड पर आता हुआ देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो ऐसी गिरी हुई हरकतें फिर कभी नहीं करते।